चलो गाओ, यहाँ से गाओ। टिक टिक वन, अरे रुक तो सही यार। टिक टिक टू, तुम टिक टिक थ्री, कौन से टिक टिक पापा? फोर। जल्दी बताओ ना। पापा, वो लड़की कौन है? लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ बेटे? तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर में देखता हूँ। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? निकाल तेरी ये घड़ी, चेन, पर्स, मोबाइल सब निकाल। मैं सब देखा। लेकिन हमें नौबत तो सामने है। मलाई जैसा बदन है छोरी का, चखने का बड़ा मन कर रहा है। गिरोह के नियम भूल गया है क्या? जनानियों की इज्जत करनी पड़ेगी। किसी भी औरत की बेइज्जती करी तो उसकी हाय लगेगी। अरे उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तेरी। भाई जी, है? लड़की नहीं तो लड़के को तो छू सकते हैं ना? ले ले मुझे, ले जा। अबे रुक, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? इस इलाके का राजा हूँ मैं। गब्बर। नमस्कार, मैं रेणुका शहाणे क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आग के लिए जैसे पानी का डर बना रहना जरूरी है, ठीक उसी तरह एक अपराधी के भीतर कानून का, पुलिस प्रशासन का खौफ बना रहना अनिवार्य है। लेकिन गब्बर और उसका गिरोह जिस तरह खुलेआम एक के बाद एक जुर्म को अंजाम दे रहा था, उससे पूरे शहर में एक दहशत का माहौल बन गया था। ये केस अपने आप में एक अनोखा केस था। गब्बर ये महज एक नाम नहीं रह गया था, बल्कि पूरे राज्य के लिए खौफ का, आतंक का प्रतीक बन गया था। इस केस में आपको कई ऐसी वारदातें देखने मिलेंगी जो जितनी भयानक है उतनी ही विचित्र और अकल्पनीय भी। इस वारदात के बाद पुलिस पर मीडिया और जनता का दबाव बढ़ा। पुलिस ने गब्बर को पकड़ने के लिए एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। लेकिन 20 सालों से पूरे राज्य को त्राहिमाम करने वाले गब्बर सिंह को पकड़ने का ये मिशन कई चुनौतियों से भरा था। अभी सिर्फ 2 किलोमीटर हुआ है, 4 किलोमीटर और। कम ऑन पापा प्लीज, अब नहीं। पापा नहीं, ट्रेनिंग के टाइम सिर्फ गुरुजी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हुआ? गुरुजी, मेरे पैर की नस खिंच गई है शायद। रुक 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 रुक, यहाँ यहाँ ये रुक, पैर सीधा रख। हाँ आराम से, हाँ चल आजा। हाँ आराम से आराम से। ठीक है, ये ले बेटा, मट्ठा पी ले। ये ले बेटा। हेलो, हाँ भैया। हाँ नहीं, मैं बस आ रही हूँ। गुरुजी मेरा रिक्शा आ गया, मैं चलती हूँ। ध्यान से। पैर पे ज्यादा वजन मत डालना। अभी तेल की मालिश की है, पट्टी की है। कल अखाड़े आएगी ना तो एक बार तेल की मालिश और कर दूंगा, दर्द चुटकियों में चला जाएगा। ठीक है, चल मैं छोड़ देता हूँ। रिद्धि, स्वाति दीदी को नीचे तक छोड़ो। हाँ रिद्धि बेटा, छोड़ दो। और हाँ, वो ऑटो तक छोड़ना। हाँ, आज इतनी तेज भागी कि मट्ठा अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। मुंह फुला रखा है। आज फिर तुम्हारी सहेलियों ने मेरे बारे में कोई बुरी बात की होगी ना, कि तेरा पति पहलवान पति चरित्रहीन है। आप तो हर चीज मजाक में लेते हैं। मैं जानती हूँ कि आपका दिल साफ है, लेकिन मोहल्ले वाले तो नहीं जानते ना। आप लड़कियों को कुश्ती सिखाना छोड़ क्यों नहीं देते? साक्षी, एक बात याद रखना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मुझ पे भरोसा है ना? तो बस दिमाग शांत रखो और जल्दी से नाश्ता बनाओ भाई, भूख लगी है। मैं नहा कर आता हूँ, ठीक है?
1999 गब्बर के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ 1999 में। अब पिछले 20 सालों में उसके खिलाफ 200 केस दर्ज हुआ। शुरुआत छोटी मोटी चोरी चकारी से हुई, लेकिन आजकल वो लोगों को खुलेआम लूट रहा है। लेकिन सर 2014 से गब्बर का गिरोह किसी भी मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था। पर पिछले 5 साल में 35 मर्डर केस दर्ज हुए, इनमें ज़्यादातर पुलिस वाले हैं। सर लोग उसे गब्बर क्यों बुलाते हैं? जब पकड़ लेंगे तो खुद ही पूछ लेना। गब्बर का गिरोह दिल्ली से लेकर जोधपुर जाने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे और उसके आसपास जो बाईपास है, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। हाल फिलहाल में उसने ज़्यादातर वारदातों को यही अंजाम दिया है, इसलिए हम शुरुआत यहीं से करेंगे। गब्बर को पकड़ने के लिए मैंने तो अंडर कवर ऑफिसर्स को बुलाया। सर गब्बर को आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर ये पता लग जाए कि वो दिखता कैसा है तो उसको पकड़ने में आसानी होगी। वो बच्चा अभी हमारी हेल्प कर सकता है सर। अभी फिलहाल सदमे में, फिर भी कोशिश करते हैं। बुलाओ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थकना मना है, चलो। बहुत बढ़िया, चल। जसवंत चेयर लेकर आ। बस बस बस, झुक मत, दर्द होगा। चेयर आ गई। बैठ 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 बैठ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से रख। बैठ। दर्द है? बहुत ज्यादा? अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तेल लगा दूंगा ना, मालिश कर दूंगा तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा। और जब दर्द खत्म हो जाएगा तो मुझे रेस में रहेगी ना। आराम से आराम से आराम से आराम से पैर नीचे रख। चलो खड़ी हो। चलो भाई, सब अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। चलो चलो, आराम से आराम से आराम से। चलो 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 चलो। हाँ, नाश्ता आ गया भाई। चलो बैठो बैठो बैठो, नाश्ता करो। दीदी के एग्जाम खत्म हो गए, कुछ सोचा है? पैर बचा के। खाना खा लीजिए ना। खा रहा हूँ ना। पुलिस अरेस्ट? मुझे? किस लिए? आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम है चेतन कुमार। मुझ पर? लेकिन ये इल्जाम मुझ पर किसने लगाया और मैंने किसका मर्डर किया? वो सब बताते हैं आपको, पहले चलिए हमारे साथ। लेके चलो। एक मिनट, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र रहो। मगर गुरुजी, बस, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप? ऐसे नहीं ले जा सकते आप इन्हें। देखिए, आपके कहने पर मैं आ तो गया हूँ, लेकिन आप ज्यादा दिनों तक मुझे यहाँ रख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खबर अब तक मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, वो मुझे अपना गुरु मानते हैं और वो अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस को धमकी दे रहे हो? नहीं, सलाह। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी पेशा बदल दिया। कुश्ती छोड़ के ज्योतिष बन गए। जब मैं कुश्ती लड़ता था ना, तो सामने वाले पहलवान को देखकर भांप लिया करता था कि कितनी देर टिके। मेरे आगे लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। पर ये तुम्हारा अखाड़ा नहीं है। और एक बात, केस सबूतों पर टिकता है और हमारे पास तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत है। अब भी वक्त है, जो भी सच है बता दो, वरना बहुत लंबा जाओगे चेतन कुमार। जरा सोचिए अंकल, अगर आप रात को सो रहे हो और आपके बिल्डिंग का वॉचमैन जोर जोर से चिल्लाए, तब आपको पता चलेगा। वॉचमैन? हाँ, वो बहुत बुरा है अंकल। रात को जोर जोर से चिल्लाता है, सोने नहीं देता रात को। अभी बेटे वॉचमैन? लेकिन बेटे, ये तो तुमसे गब्बर के बारे में पूछ रहे। टैटू, ठुकरी का टैटू कौन से हाथ पे था? राइट हैंड पे? हाँ, नहीं, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अभी 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 इट्स ओके, रिलैक्स। अभी भूल जाओ ठुकरी को। इधर देखो, देखो आपके पापा और दीदी तो उनका चेहरा नहीं देख पाए थे।
और आपने तो उनका चेहरा देखा होगा, तो आपको साथ में लेकर गए। किसी का चेहरा याद है? अब प्लीज सर, ये जितना जानता था बता चुका है, इसे और टॉर्चर मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? गुरुजी ने खून किया है, मैं नहीं मानता सर। सर हम मान ही नहीं सकते। सर गुरुजी को किसी ने फंसाया है, वरना गुरुजी तो काफी भले इंसान है। तुम यहाँ पे कब से ट्रेनिंग ले रही हो? सर 3 साल से मैं यहाँ कुश्ती सीखना चाहती थी, लेकिन मेरे बाबूजी को ये सब पसंद नहीं था। गुरुजी ने काफी समझाया बाबूजी को, लेकिन वो नहीं माने। तब तो इस बात को लेकर तुम्हारे पिताजी को चेतन पे बहुत गुस्सा भी आया होगा। मोहल्ले में सब गुरुजी से नाराज है, लेकिन गुरुजी को इन सब की परवाह नहीं है। पिछले 3 साल से गुरुजी मेरा रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग सबका खर्चा उठा रहे हैं। लास्ट ईयर जब मैंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था, तो मुझे 5 लाख का इनाम मिला था। मैंने जब वो गुरुजी को देना चाहा तो ये रकम तेरी है, तू रख। खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है। आज तू जीती है तो ये फूल मालाओं के हार, और अगर कल तुझसे ही कुछ गलती हो गई तो यही लोग जूतों के हार पहनाएंगे। सर गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उन्हें सच में फंसा रहा है। धीरज, हैप्पी सेकंड एनिवर्सरी माय लव। तुम कब आए? तुम तो कह रहे थे कि तुम कल आने वाले हो। कल वो एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और क्या है मेरा सरप्राइज? तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट फिलहाल ऊपर है, तुम जरा चलकर देखो, मैं ये देख लेता हूँ। कौन है? हाँ जी जी, वो मैडम अपना फ़ोन कार में भूल गई थी। थैंक यू सो मच भाई, बड़े ईमानदार हो यार तुम तो। एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे रख लो। नहीं मैडम, आपका फ़ोन दे दिया मैंने। थैंक यू सो मच। ये रखो तुम्हारा फोन। कहाँ है बुखार? ये सब कसरत से बचने के बहाने हैं। चल चल फटाफट उठ, सूरज निकलने से पहले रनिंग के लिए निकलना है। नहीं पापा, कसम से बहुत कमजोरी लग रही है। देखो तुम बहाने मत मेरी तो कोई बात मानते नहीं आप, कम से कम बेटी की तो मान लीजिए। ये क्यों झूठ बोलेगी? ठीक है भाई, आज कर लो आराम। अरे भाई दे तो दी परमिशन, अब आपने क्यों मुंह फुला रखा है? बनिए मत, मुझे पता चल चुका है आपने क्या किया है। क्या? आपने बिना मुझसे पूछे अपनी एफडी तोड़वा ली। अरे वो बच्चों के लिए रेसलिंग मैच और वो डंबल्स लेने थे, इसलिए बस। ये रेसलिंग अखाड़ा बस यही चलता रहता है आपके दिमाग में। घर का खर्चा कैसे चलेगा, रिद्धि की शादी कैसी होगी, सबके बारे में नहीं सोचते आप। अरे वो एफडी हमने रिद्धि की शादी के लिए करवाई थी। हाँ, जब अपनी रिद्धि नेशनल जीतेगी ना, तब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, देखना। 1000 नाकामयाब खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद एक कामयाब होता है। क्या सपने देख रहे हैं आप? सपने देखने वाले ही सपना पूरा करते हैं साक्षी। और मेरा भी सपना है कि मेरे खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, जो मैं कभी नहीं जीत पाया। लेकिन देखना, एक दिन मेरा यह सपना जरूर पूरा होगा। रिद्धि, तो अभी तक दौड़ने नहीं गई? वो माँ, पापा नहीं थे तो मैंने सोचा। यही सीखा है तूने अपने पिता से? अच्छी खिलाड़ी बनना है ना तुझे? हाँ माँ, बनना है। मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो उन्हें ऐसा लगे कि उनकी गैर हाजिरी में तू एक पल के लिए भी उनके सपने को नहीं भूली है। समझ रही है ना तू? तो चल तैयार हो जा, जूते पहन, दौड़ लगाने जा। चल, शाबाश। गाड़ी चलानी नहीं आती क्या?
कौन हो तुम लोग? जैन सर। सर मरने वाले का नाम धीरज जिंदल है। इसकी कार उस तरफ लेकर भाग गए और सर वो उसकी वाइफ है केत की। इनकी हालत देखकर लगता नहीं है कि इनके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्त। ज्वेलरी भी इंटैक्ट है। लेट्स टॉक टू हर। सर हमें किसी का भी चेहरा नहीं देखा क्योंकि उन सब ने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। अच्छा, लुटेरे जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी का रंग या नंबर कुछ भी नोट कर पाई आप? नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और उन लोगों ने मेरे पति को सर एक आई विटनेस मिला है, सागर नाम है उसका। कॉल है सर। सर सब कुछ इतना फटाफट हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन सर सिल्वर कलर की गाड़ी थी वो। गाड़ी का नंबर नोट कर पाए हो? सर मैं जल्दबाजी में गाड़ी के नंबर पर तो ध्यान नहीं गया मेरा। कितने लोग थे? सर लगभग 3-4 लोग थे। किसी का चेहरा देख पाया? सॉरी सर, सबने अपने चेहरे ढके हुए थे। अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस इन्हें दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल करेंगे। सर ये काम गब्बर गिरोह का लगता है क्योंकि इसी रास्ते पर उसने पिछले 2 हफ्तों में कई लोगों को लूटा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये काम गब्बर गैंग का है तो उन्होंने सिर्फ कार को क्यों लूटा? ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगा और गब्बर ने आज तक किसी सिविलियन को नहीं मारा। यहाँ एक सिविलियन की मौत हुई है। एग्जैक्टली सर, जिन 35 लोगों को उसने मारा है उसमें से 15 तो पुलिस वाले थे और बाकी 20 लोग गैंग वॉर में मारे गए थे। लेकिन सर अगर ये गब्बर गैंग का काम नहीं है तो फिर क्या कोई नया गिरोह है? फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कोई नया गिरोह है या गब्बर का ही गैंग है, लेकिन इतना ज़रूर है जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है तरीका गब्बर का नहीं। सॉरी सर, आपके लिए एक सलाह है, आप भी वर्जिश किया कीजिए, शरीर चुस्त रहेगा। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। 12 जून को कहाँ थे तुम? 12 जून आप कहाँ थे? सवाल पहले मैंने किया चेतन कुमार, तो जवाब भी आप ही दे दीजिए। मैं तो शायद थाने में ही था, लेकिन पक्का आप थाने में थे? तो मेरा जवाब भी कुछ ऐसा सही है, मैं भी अखाड़े में ही था शायद। लेकिन तुम्हारा फोन बलराम के एरिया में एक्टिव था, वो एरिया जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था। ये कॉल डिटेल्स है तुम्हारी, इससे साबित होता है कि जब बलराम का मर्डर हुआ था तुम्हारा फोन वहीं पे एक्टिव था और तुम भी वहीं थे। साहब मैं ठहरा पहलवान आदमी, मोटी बुद्धि का, मुझे ये सब बातें कहाँ समझ में आती हैं। अब वैसे आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, जब आपने मुझे अरेस्ट किया तो आप गांधीनगर गए थे क्या? नहीं। क्यों? आप नहीं गए थे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन निकलवाइए, पक्का गांधीनगर निकलेगी। मीट एसआई अजीत कुमार, एसआई गायत्री सैनी। इस ऑपरेशन के लिए मैंने खास तौर पर इन्हीं दोनों को जोधपुर से बुलाया। मैं चाहता था कि हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग शामिल हों जिनके बारे में यहाँ के लोगों को पता ना हो कि पुलिस वाले हैं। इन दोनों को अंडर कवर कॉप का अच्छा खासा तजर्बा है। वो जोधपुर का वाड़िया गैंग इन्हीं दोनों ने पकड़ा था। तुम दोनों ने केस को अच्छी तरह से पढ़ लिया? यस सर। यस सर। अजीत सर पहले आप। सर मत भूल, इस वक्त हम पति पत्नी की एक्टिंग कर रहे हैं, भूल गई क्या? भूल गई सर, सॉरी। अजीत सर कहने की आदत है ना। एक मिनट। हेलो, चलो मैं करता हूँ बाद में बात। राम राम सा, गाड़ी खराब हो गई क्या? हाँ अबे बंदूक दिखाता है, हमें बंदूक दिखाता है। अजीत सर, अबे छोड़ गाड़ी। चेतन की बात सही नहीं थी। जिस दिन हमने चेतन को अरेस्ट किया था हमारे फोन की लोकेशन भी गांधीनगर थी। लेकिन वर्मा ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैंने मालूम किया, चेतन की एकेडमी 2 मोबाइल टावर्स के बीच में है। अगर पहले टावर के सिग्नल्स पकड़ता है फोन तो लोकेशन प्रहलादपुर बताता है, और अगर दूसरे टावर के सिग्नल पकड़ता है तो फोन की लोकेशन गांधीनगर बताता है। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। चेतन को ये बात पता थी, शायद इसीलिए उसने इस बात का फायदा उठाया, या फिर उस दिन
चेतन बलराम के घर गया ही नहीं था। सर मैंने मोहल्ले के कई लोगों से कंफर्म किया। उनका कहना है कि जिस रात बलराम का मर्डर हुआ उन्होंने उस दिन बलराम को चेतन की एकेडमी जाते हुए देखा था। तो गब्बर के आदमियों ने तुम दोनों को घेर लिया और तुम्हारी गाड़ी छीनकर भाग गए। तुम्हें कुछ अंदाजा है ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है? हुआ कैसे ये? मुझे इस इंसिडेंट की एक एक डिटेल चाहिए। सर वो रास्ते में हमें एक आदमी दिखाई दिया था सर, उसकी बाइक ख़राब हो गई थी, उसकी मदद के लिए मैं आगे बढ़ा, फिर उन लोगों ने घेर लिया सर। सर आई एम नॉट श्योर कि कोई आदमी था कि नहीं। तुम लोग एक मिशन पर थे, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? भाई जी बहुत जान है इसमें तो। अरे दे साले के भाई पुलिस वाले हैं, आईडी मिली है। फिर क्या हुआ? पहले उन्होंने हमारे गन लिए और फिर जाने दे जिंदा। वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद में जब ये एसपी को जाकर के बताएंगे ना कि कैसे गब्बर ने स्पेशल एजेंटों की टीम की बैंड बजाई है, तो नाम तो अपना ही होगा। फिर वो गाड़ी रेवाड़ी की तरफ लेकर निकल गए सर। लेकिन रेवाड़ी की तरफ जाने वाले जितने भी रास्तों पर टोल नाके हैं, किसी भी टोल नाके के सीसीटीवी में वो गाड़ी गुजरते हुए नजर नहीं आई। उसके बाद वो गुंडे जोधपुर के रास्ते निकल गए। जयपुर से जोधपुर के रास्ते में जैसी कार से तुम ट्रैवल कर रहे थे वैसी कोई कार नहीं थी। तुम्हारे हाथ बंधे हुए थे, खुले कैसे? वो अजीत सर ने मेरे हाथ खोले थे। तुम लोगों ने किसी से लिफ्ट ली और उसके बाद यहाँ आ गए, और अब यहाँ आके पूरा किस्सा बयान कर रहे हो। वहाँ किसी से फ़ोन मांगकर बैकअप के लिए कॉल तो कर सकते थे, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। उस वक्त हम ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे सर। थोड़ा अजीब है, गायत्री और अजीत एक साथ एक ही जगह पे मौजूद थे जब गब्बर के आदमियों ने इन दोनों से गाड़ी छीनी। इस छीना झपटी में सिर्फ गायत्री को चोट आई और अजीत को खरोंच तक नहीं लगी। सर अजीत और गायत्री के स्टेटमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों के बयान देख के ये लग ही नहीं रहा कि दोनों एक केस की बात कर रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट। एक ही वारदात के दो अलग अलग वर्जन कैसे हो सकते हैं? जाहिर है दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। सर आई थिंक हमें उन दोनों को टाइम देना चाहिए। कुछ टाइम बाद में फिर से उनका बयान लेंगे, देखते हैं किसकी कहानी कितनी बदलती है। इस केस में टाइम ही तो नहीं। सर हाँ सर, धीरज और केतकी के बारे में एक बात पता चली। हाँ सर, धीरज दोस्त था मेरा, लेकिन एक नंबर का लफंगा आदमी था। केतकी के पैसों से उसका घर चलता था, और जब वो बेचारी बाहर जाती थी तो वो किसी भी लड़की को बुला लेता था, कहता था कज़न है। और ऑफिस में भी सर उसकी लड़कियां बहुत कंप्लेन करती थी। नहीं सर, धीरज कभी कभी दूसरी औरतों की तरफ देख जरूर लेता था, बट आई डाउट कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, बिकॉज वो एक नंबर का डरपोक आदमी था सर। चेतन कुमार, तुम्हारी टॉवर वाली बात तो सही निकली, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि तुम निर्दोष हो। अगर तुम वाकई में खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो तो मर्डर वाले दिन शुरू से लेकर आखिर तक बताओ हुआ क्या था। जिस रात बलराम का मर्डर हुआ उस दिन सुबह वो मुझसे मिलने के लिए मेरी रेसलिंग एकेडमी आया था। जसवंत, मुझे गुरुजी से बात करनी है। तूने गुरुजी का पहले ही बहुत अपमान कर दिया है, तू जा यहाँ से अब। जसवंत शांत हो। यह अखाड़ा हमारा मंदिर है और यहाँ जो कोई भी आता है वो हमारा मेहमान है। बलराम, अब क्या हुआ? अभी भी कोई आरोप लगाना है मुझ पर? माफी मांगनी है आपसे गुरुजी। मैंने अपनी नाकामयाबी का गुस्सा आप पे निकाला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। बलराम, बलराम खड़ो, जा, माफ किया। गुरुजी, अगर आज आप मेरे घर पे चाय के लिए आएंगे तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। आएंगे ना गुरुजी? बहुत अच्छा लगा आप मेरे कहने पर हमारे घर आए। ये लीजिए चाय। अरे भैया, आप चाय के साथ कचौरी नहीं लाए? हाँ तो बस अभी 2 मिनट में ले आता हूँ नंदू की दुकान से। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे गुरुजी, इसकी जरूरत है। इसी बहाने से हम थोड़ी देर बातचीत कर लेंगे। घनश्याम भैया आप जाइए, मैं बस अभी। आप मना मत कीजिए गुरुजी, और आइए अंदर बैठ के आराम से बात करें। आइए। फिर मैंने चाय नाश्ता किया और वहां से चला गया। यानी जब तुम बलराम के घर से निकले तब बलराम जिंदा था?
और उसका बड़ा भाई घनश्याम वही था? जी। ये बात आपने मैं पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपने पूछी नहीं। देख, शारजा कप जो है ना वो 1999 में नहीं 1998 में हुआ था, और उस साल सचिन ने सेंचुरी मारी थी 143 ऑन 131 बॉल्स। समझा? कुछ भी बात करता है यार, तेरे को कुछ, अरे यार पूरी नॉलेज रखा कर, फिर उसके बाद में बात क्या। थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी सर। अच्छा एक बात बता, बलराम के मर्डर वाले दिन जब चेतन तेरे घर से गया था तब तेरा भाई बलराम जिंदा था? हाँ सर, जिंदा था। तो ये बात तूने मैं पहले क्यों नहीं बताई? जब इस सिलसिले में हमने तुझसे बातचीत की थी, ये तो पता ही होगा ना कि हम इतने दिनों से बलराम के गुरु चेतन को इंटरोगेट कर रहे हैं। सर मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है सर। तो जो भी पता है वो बता, और पूरा बता। सर मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है सर कि भले ही वो पहलवान था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला था। हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों के सर पर मरता था सर। खेल सिखाने का नाटक बंद कर। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या बदतमीजी है बलराम? सब लोग सुनो, इधर आओ। अपने गुरुजी की असलियत, कैसे ये खिलाड़ियों के साथ खेल के नाम पे खिलवाड़ करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरा स्टेट चैंपियनशिप में सिलेक्शन करवाएंगे अगर मैं इन्हें 2 लाख रुपए दूं तो, और मैं इन्हें पैसे नहीं दे पाया तो देखो मेरी जगह इन्होंने गुरिंदर का नाम आगे कर दिया। बस बंद कर। मैं सिर्फ कुश्ती सिखाता हूं, सिलेक्शन में मेरा कोई दखल नहीं, समझा? झूठ बोल रहा है ये। और जब इसके भ्रष्ट होने की शिकायत मैंने एसोसिएशन में की तो इसने मुझे ही झूठे डोपिंग टेस्ट में फंसा दिया और सस्पेंड करवा दिया। गुरु कहलाने के लायक नहीं। बलराम, बहुत हो गया। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा। हिम्मत है तो आओ, कर लेते हैं। गुरुजी से बदतमीजी नहीं, और ज्यादा पहलवानी दिखाने का शौक है ना तो तेरे जैसे बहुत पहलवान है यहाँ पे। चल। सर मैंने अपना भाई खोया सर, और मैं भी चाहता हूं कि उसके गुनहगारों को सजा जरूर मिले, लेकिन सर मुझे यकीन है कि चेतन जी बेगुनाह है, और मैं किसी बेगुनाह पर आरोप कैसे लगा सकता हूं सर? जब तुम्हारे भाई पे हमला हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त मैं चेतन जी के साथ ही निकल गया था सर। वो एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी तो वहीं पर गया था। ये चेतन तुम्हारे घर पे कब आया था, और जब वो घर से गया तब कितना बजा था? सर वो टाइम तो मुझे याद नहीं है सर, वो, लेकिन हाँ सर अंधेरा हो गया था। सर क्या है ना, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है सर। अभी क्रिकेट के बारे में तुझे सब याद था, अभी अचानक से याददाश्त भी चली गई। थाने चल, सब याद आ जाएगा तुझे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। सर 1 मिनट रुकिए, मैं मेरे पेपर्स लेके आता हूँ सर। ये देखिए सर, ये न्यूरो सर्जन ने दवाइयाँ लिखी सर मेरे लिए। अजीत की जिंदगी का जिस तरह अंत हुआ वो वाकई दुखद था, लेकिन वो क्या वजह थी जिसने अजीत को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया, ये राज अब भी बना हुआ था। तो दूसरी ओर ये साबित हो सके ऐसा कोई सबूत पुलिस को नहीं मिल पाया था। कई ऐसे राज थे जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी था। मेरी वजह से अजीत सर ने खुदकुशी की। उस दिन क्या हुआ था गायत्री, बोलो। बोलो गायत्री, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मेरा रेप हुआ था सर। मेरी शादी होने वाली है सर, और इसीलिए अजीत सर ने सोचा कि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो मेरी शादी टूट जाएगी। सर मैंने धीरज की वाइफ केतकी की डिटेल्स निकाली।
वो जो ड्राइवर आई विटनेस बन के हमारे सामने आया था। सागर? जी सर, सागर। दरअसल वो केतकी का बॉयफ्रेंड है। चेतन कुमार, तुम्हारी बेल मंजूर हो गई है, तुम जा सकते हो। चलता हूँ। जय बजरंगबली के। सागर? कौन सागर सर? वही सागर जिसके इश्क में डुबकियां लगा रही थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज डॉक्टर को बुला देंगे? अब तुम्हारा इलाज डॉक्टर ने, तुम्हारा इलाज हम करेंगे। पूजा, लेके आओ मैडम को। सर, मेरा पति एक ठग था। वो पॉन्जी स्कीम चलाता था। खुद तो चला गया, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए थे वो सब मेरे पीछे पड़ गए थे। इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट होने का झूठा नाटक किया। तो मैं बेचारी क्या करती सर? मैं अकेली बेसहारा औरत, सब सारे पैसे मांग रहे थे सर मुझसे। अरे पूजा, मैडम को अच्छे से रुलाओ, मदद करो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। तो ठीक से जवाब दो। जिस दिन जिस जगह तुम्हारे शौहर धीरज, वहां तुम्हारा बॉयफ्रेंड सागर भी मौजूद था। क्यों? वो तुम दोनों को फॉलो कर रहा था ना? सागर ने भी धीरज की इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए थे। उसे बस अपने पैसे चाहिए थे, इसलिए वो हमें फॉलो कर रहा था। तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड सागर, इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी था तुम्हारा शौहर धीरज, जिसे तुम दोनों ने बाहर फेंक दी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने धीरज को नहीं मारा। और सागर से अफेयर, सर सागर से अफेयर भी मैंने धीरज से परेशान होकर के ही किया था। अरे सर, एक मिनट। सर, पिछले 18 सालों में गब्बर के खिलाफ हुए सारे केसेस इस फाइल में हैं। और सर, उसी पैटर्न के दूसरे केसेस और सारे विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स इन दोनों फाइल्स में हैं। सर, क्राइम की मॉडस ऑपरेंडी चेक करते हुए मैंने रियलाइज किया कि एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है। पूरी टीम को बुलाओ और केतकी को वार्निंग देकर छोड़ दो, और उसे कहो शहर छोड़ के कहीं ना जाए। सर, पिछले 18 सालों में 200 से 300 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, और इन सारे केसेस की मॉडस ऑपरेंडी गब्बर की मॉडस ऑपरेंडी से मैच होती है। और May I come in, sir? यस गायत्री, यू कैन आल्सो जॉइन। Thank you, sir. वेलकम। और इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन है, जहां जहां ये लूट हुई है वहां पे एक आदमी नजर आता है। वो आदमी कभी होता है, कभी अंदर होता है, और इनके साथ एक 13-14 साल की बच्ची भी नजर आती है। और आखिरी 2 केसेस में जो आदमी नजर आया था उसकी उम्र काफी थी, एक उम्र दराज आदमी था, तकरीबन 50 से 60 साल की उम्र का। और ये लोग सिर्फ टारगेट को रोकने का काम करते हैं, ये लूट में इन्वॉल्व नहीं होते। ये गिरोह दिल्ली जोधपुर का जो हाईवे है, इस 400 किलोमीटर के एरिया में एक्टिव है। उस हाईवे के आसपास के 20-21 शहरों के लोगों को ये अपना टारगेट बनाते हैं। आज तक जितनी भी वारदातें हुई हैं, वहाँ की लोकल पुलिस ने कुछ स्केचेस भी बनवाए विक्टिम की हेल्प से, लेकिन अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं जा सका। उसकी वजह यह है कि गिरोह जो है हाईवे के आसपास किसी भी गांव या शहर में नहीं रहते, ये जंगलों में रहते हैं। जंगलों से आते हैं, लूटपाट मचाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और वापस जंगल में चले जाते हैं। लेकिन सर, वो बूढ़ा आदमी, वो काफी कमजोर है, वो जंगलों में नहीं रहता होगा। राइट, वो बूढ़ा आदमी इस केस की कमजोर कड़ी है। ये बूढ़ा आदमी है, हमें इसी को टारगेट करना है, ढूंढना है इसे। लेकिन सर, ये तो बहरूपिया है, वेश बदल कर घूमता है, उसको पकड़ेंगे कैसे? एक तरीका है, इस हाईवे के आसपास जितने भी हॉटस्पॉट हैं, जितने भी ऐसे एरिए हैं जहाँ पे अगली वारदात होने के चांसेस हैं, वहाँ पे 2-2 लोगों की टीम बनाओ, खबरों को एक्टिव करो और सारे हॉटस्पॉट पर 24 घंटे नजर रखो। एक और बात सर, अभी ने कहा था कि गब्बर की गैंग के किसी एक आदमी के हाथ में उसने टैटू का निशान देखा। राइट, टैटू। वो टैटू कुछ इस तरह का है। इस टैटू को गौर से देखो, ये कोई ट्रेडिशनल टैटू लगता है। जंगल और पहाड़ के आसपास जितने भी इस तरह के टैटू बनाने वाले हैं, सबसे पूछताछ करो, हो सकता है इस गिरोह के कोई क्लू मिले। सो यू गाइस आर रेडी? सर।
कहाँ जा रहे हैं? बड़े दिनों से सैर नहीं की। पुलिस टीम हाईवे से जुड़े उन सभी इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए थी जहां लूट को अंजाम दिया गया था और आखिरकार 15 दिनों के बाद उनको एक सफलता हाथ लगी। ये लीजिए मुर्गा। पिछली बार कच्चा रह गया था, इस बार ठीक से पकाइएगा। जाइए। सर उस घर में करीब 3-4 लोग होंगे। खाना तैयार हो गया है। बाहर पुलिस है, अलर्ट हो जाइए। फिक्र मत कर, इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं देंगे। अभी तुझे बहुत से सवालों के जवाब देने। और तू ये देखिए, मरने वाले के हाथ में वैसा ही टैटू था जैसे गब्बर के हाथ में था। क्या गब्बर वाकई मारा गया था? 20 सालों से फैली दहशत का आखिरकार क्या अंत हो चुका था, या ये महज एक छलावा था? क्या गब्बर इस बार फिर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था? दूसरी ओर पुलिस के हाथ कोई नया सुराग नहीं लगा था। बलराम की हत्या का पहला संदिग्ध चेतन कुमार अब शक के दायरे से बाहर था और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुका था। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। सर, हमने बलराम के भाई को बोला था कि हर हफ्ते थाने में आकर हाजिरी लगाए, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से वो आया ही नहीं। मैंने घर जाकर मालूम किया तो पता चला कि घर पर ताला लगा हुआ, लगता है फरार हो गया। वर्मा, इस केस को हमें अलग अलग एंगल से देखना होगा। एक काम करो, सबसे पहले ये पता करो कि बलराम और चेतन के बीच में रिश्ते कैसे थे, और इस घनश्याम का भी तुरंत पता करो। बच के जाना नहीं चाहिए वो। सर, सरकारी गवाह बन जाओ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम हो, और ये भी कोशिश करूंगा कि गब्बर के ऊपर जो इनाम था वो भी तुम्हें मिले। वैसे बच्ची है कौन? वो गब्बर की बेटी है। उसकी मां मर चुकी है और वो घर में मरने वाला गब्बर नहीं, बंसी था। तुम्हारा गब्बर से क्या रिश्ता है? मैं सुमित का नाना हूं, जिसे आप गब्बर के नाम से जानते हैं। सुमित का बाप लुटेरा था, कालिया डाकू। सुमित को भी जेल हुई। नाबालिग था, इसलिए उसे सुधार गृह में भेज दिया गया। फिर सुधार गृह से वो भाग करके बाहर निकला और उन 5 गांव वालों को मार गिराया। वहां से वो गब्बर बन गया। ये सुमित और गब्बर कहाँ मिलेगा? वो है साहब,
कितने कत्ल किए कभी गिना नहीं, होंगे कोई 35-36। तुमने जितनी भी लूटपाट की, लेकिन आज तक किसी सिविलियन को नहीं मारा, तो फिर धीरज को क्यों मारा? एक आदमी की सुपारी उठाई थी, फिर मेरे लड़कों को मजा आने लगा। बस जोश में बेचारा धीरज मारा गया। तो धीरज की सुपारी मिली थी? नहीं। तो किसकी सुपारी मिली थी? जयपुर के एक बंदे को मारने की सुपारी ली थी गब्बर ने। 11 जून को उसको मारा था। कौन था वो आदमी? किसकी सुपारी ली थी? वो मुझे नहीं मालूम, फोन तो गब्बर को आया था। सर गब्बर के फोन में एक नंबर मिला है, पहलवान नाम से सेव्ड है। 9 जून को कॉल किया गया था इसमें। किसकी सुपारी दी गई थी? कुछ पता चला? कोई तस्वीर वगैरह भेजी होगी? सर फोटो तो नहीं मिली, हो सकता है गब्बर ने डिलीट कर दी हो। पता करो ये पहलवान है कौन। सर सर, निर्माण नगर पुलिस ने पहलवान को अरेस्ट कर लिया है। चेतन पहलवान ने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज कमाई, इज्जत, और वो मेरी इज्जत की धज्जियां जगह जगह पर उड़ा रहा था। अपनी औकात भूल गया था साला। इसलिए तूने गब्बर को सुपारी दी थी। गब्बर होगा आपके लिए, मेरे लिए मेरे बचपन का दोस्त है सुमित। आज तो मुझे हरा के रहूंगा सुमित। मजाक अच्छा कर लेता है चेतन। अब देख, मैंने उससे मदद मांगी। अरे शांत हो जा मेरे पहलवान। नहीं सुमित, उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। मैं उसका नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। तूने कह दिया तो समझ, हो गया उस पहलवान का राम राम। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहता हूँ। मेरे ही अखाड़े में आकर मेरी इज्जत उतारेगा। हाँ? क्या देखा? कुछ नहीं। जैसा हम बोलेंगे वैसा करेगा ना तो जिंदा रहेगा, वरना तेरी भी हालत तेरे। बलराम के भाई घनश्याम ने बताया कि जब तुम वहां से गए उस वक्त बलराम जिंदा था। क्योंकि मैंने घनश्याम को मुंह बंद रखने के पैसे दिए थे। तो खुद को खिलाड़ी कहता है हा? एक खिलाड़ी अपना दिमाग, अपना जोश, अपनी ताकत खेल में लगाता है, ना कि दूसरों की जिंदगी से खेलता है। लेकिन उस ने मेरी इज्जत गब्बर उर्फ सुमित इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। पुलिस जल्द उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। पहलवान चेतन कुमार के मुकदमे का ट्रायल भी जल्द शुरू होने वाला है। बलराम के भाई घनश्याम पर भी झूठी गवाही देने के जुर्म में जुर्माना लगाया गया। इंसान की परवरिश, उसका माहौल, उसकी शख्सियत को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। गब्बर उर्फ सुमित की बदनसीबी यही थी कि वो एक गुनहगार के घर पैदा हुआ। अपराध का माहौल उसे विरासत में मिला था। अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। By hook or crook, we need to get this contract. इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। लेकिन तरुण, कल तक प्रेजेंटेशन बनेगी तो ना। इतने बड़े प्रोजेक्ट की इतने कम टाइम में प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? इट्स हाईली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लिखा हुआ शब्द मैंने अपनी डिक्शनरी से फाड़ के फेंक दिया है। हमें कल तक किसी भी कीमत पर प्रेजेंटेशन बनानी होगी। लिसन एवरीवन, सिट डाउन, सिट डाउन। सारा फीमेल स्टाफ अभी घर जा सकता है, लेकिन कल सुबह जल्दी वापस आना होगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। और सारा मेल स्टाफ रात भर मेरे साथ यही काम करेगा। छोटू, सबको कॉफी पिला, स्ट्रॉन्ग। पहले गांव में एक ही मास्टर जी बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। फिर जैसे जैसे समय बदला, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स पढ़ाने लगे। अब हम एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बच्चों को एक पर्सनल ट्रेनिंग जैसा फील देके पढ़ाएंगे। हर बच्चे की ग्रैस्पिंग कैपेसिटी और आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है।
अगर उसे उसकी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाए तो ही कैन बिकम अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग विद बेस्ट एजुकेशन। इसीलिए हम एक ऐसा स्पेशल ऐप डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए। मिस्टर तरुण, आई एम इम्प्रेस्ड। कांग्रेस। थैंक यू सो मच। ये वाला प्रोजेक्ट भी हाथ से गया। फोटो और डिटेल्स भेज दिए, एडवांस शाम तक मिल जाएगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेके आए? क्या चाहते हो? वैसे मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, साफ सुथरा बिजनेस करता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ से जाने दो ना, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। छोड़ो, जाने दो प्लीज। छोड़ो मुझे। छोड़ो। नहीं नहीं नहीं। ऐसे ही बांध के रख जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा और नहीं सह सकती और नहीं जी सकती मैं। गुड बाय फ्रेंड्स, मेरे लिए रोना मत। मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं और नहीं सह सकती और नहीं जी सकती। गुड बाय फ्रेंड्स, मेरे लिए रोना मत। The number you have called is currently switched off. ठीक है सर, देखिए देखिए सर, हेडक्वार्टर से मैसेज था। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है। उसका घर हमारे जुरिस्डिक्शन में है, सो वी हैव बीन असाइन द केस। नाम और लोकेशन? लड़की का नाम है पीहू चक्रवर्ती, उम्र 24 साल। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए कहा है सर। उसने सुसाइड करने की बात सोशल मीडिया में पोस्ट किया था और यही पोस्ट उसकी एक फ्रेंड अनुश्री, उसने ये पोस्ट देखकर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था। मेरा रियल नेम पीहू है। मुझसे दोस्ती करोगे? नाइस टीपी। थैंक्स। करती क्या हो? जॉब या बिजनेस? पैसे कितने कमाते हो? सैलरी? सारे पैसे उड़ा देते हो या फिर सेविंग्स भी करते हो? वैसे पेरेंट्स के अलावा घर पे कौन कौन है? पेरेंटल प्रॉपर्टी कितनी है? जय हिंद सर। जय। इला आज का केस आसान नहीं है। आसान होता तो आप मुझे बुलाते भी नहीं सर। सर ये जो लड़की सुसाइड कर रही है, इसका कोई नंबर है हमारे पास? फोन ट्रैकिंग पे नाम पीहू चक्रवर्ती, इमोशनली वल्नरेबल है और जहां तक हमारी जानकारी है शी साउंड्स लाइक अ सेंसिबल एंड अ गुड गर्ल। मे आई ट्राई सर? गो अहेड। हेलो पीहू, मैं इला बोल रही हूँ।
कौन एला? मुझे अपना दोस्त समझो। वैसे तुम कहाँ हो? क्यों? मैंने तुम्हारी वो पोस्ट देखी सुसाइड वाली। स्विच ऑफ एज एक्सपेक्टेड। सर, इसके घर चलें? तुम्हें लगता है वो घर पे होगी? नहीं, पर उसके घर जाके हमें कुछ तो सुराग मिलेगा। चल चल। जाके चेक करो। सर क्या हुआ साहब, क्या चाहिए? पीहू चक्रवर्ती इधर ही रहती है ना? हाँ, क्यों? जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दिया कर। चल हट। घर में कोई नहीं है साहब। अच्छा, तो ये झूमा चक्रवर्ती का घर है जिसे तुम सब मासीमा कहते हो। कहाँ है तुम लोगों की मासीमा और बाकी सब लोग? मासी माँ कालीघाट के दर्शन के लिए गई हैं और उनकी छोटी बेटी नानी के यहाँ गई है बरसात। पीहू? वो कल से अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। कौन सी फ्रेंड? नाम पता बता। ये मासी माँ के बेटे हैं। क्या चाहिए इंस्पेक्टर? पीहू कहाँ है? पीहू? क्यों? सुसाइड करने वाली है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है उसने। मेरी दीदी सुसाइड क्यों करेगी? आप लोग गलत जगह पे आए हो, आप लोग जाओ। देख, अगर पता है ना तुझे वो कहाँ है हमें बता दे। समय पे नहीं पहुंच पाए ना तू अपने बहन की जान से हाथ धो बैठेगा। क्या कुछ भी? The number you have called is currently switched off. Please try again later. मुझे पता नहीं आपकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे मेरी दीदी की फिक्र है, इसलिए आपको मैं उसके पास लेके चल रहा हूँ। कहाँ? चंद्रिका सन्याल के घर। उसकी स्कूल फ्रेंड है। और कहाँ रहती है ये चंद्रिका सन्याल? सिमुलतोला नोंदी गली, सियालदा। बहुत तड़पाया इसमें। इस बार तुम्हारी तड़प का इलाज मैं करूँगी, लेकिन अपने स्टाइल में। जरूर। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा शब्द कर, पता चल जाए। वही तो करता आया हूँ। सेकंड स्टेप। यार आराम से। बस हो गया। अब ये आखिरी मूव। सही है, मेरी स्टाइल सीख गई हो। आई लव वायलेंट सेक्स। सर, चंद्रिका। चंद्रिका? जी? पीयू को बुलाओ। पर वो तो यहाँ नहीं आई। क्या? चंद्रिका, लेकिन पीयू ने तो कहा था वो तुम्हारे पास आ रही है। नहीं, पर हुआ क्या? देखो चंद्रिका, पीहू आत्महत्या करने की कोशिश करी। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो प्लीज मुझे बताओ। सर, गॉड प्रॉमिस, मुझे नहीं पता पीहू कहाँ गई, और मैं तो उससे पिछले 7-8 महीने से नहीं मिली। चंद्रिका, तुम मेरी बहन गई कहाँ? सर, ये झूठ बोल रही है आप। पीयू का नंबर दोबारा से ट्राई कर। साहब नीला सर अंदर लेके जाओ। सर, पीयू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसका लास्ट एक्टिव लोकेशन ढूंढने के लिए कह दिया मैंने, लेकिन सर अगर फोन स्विच ऑन नहीं होता हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? मैडम, मैं सच में नहीं जानती कि वो आत्महत्या क्यों करना चाहती है, पर आपको कैसे पता चला कि वो सुसाइड करना? उसने अपने किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं। देखो चंद्रिका, अगर पीहू ने सुसाइड कर लिया ना तो बताती हूँ। सर एक बात कहूँ, आई एम सॉरी टू से बट इला सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। सर, पीहू सुसाइड क्यों करना चाहती है ये जान के क्या फायदा, बल्कि इस वक्त पीहू कहाँ है वो जान के उसको सुसाइड करने से रोकना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर, हमें तुरंत ही निकलना चाहिए। कहाँ पे? उमर से मिलने, शाम बाजार। चल। बस बस खोलो।
उमर कहाँ पे है? सर वो तो अभी थोड़ी देर पहले चले गए। रहता कहाँ पर है? सर यहीं उनका दुकान है, पीछे उनका घर है। उमर का मिलना बहुत जरूरी है। सादी वर्दी में एक आदमी को यहाँ पर तैनात रखो। ओके? एक्सक्यूज मी सर। सर एक मैसेज आया, पीयू का मोबाइल ऑन हो गया है, लोकेशन का पता चल गया है, भवानीपुर। लेट्स गो। पीहू, मुझे पता है तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हो। पीहू, इंसान लाइफ में कई गलतियां कर बैठता है और फिर पछताता है। मोस्टली तो लोग सॉरी बोल के हर चीज मैनेज कर लेते हैं, बट इस केस में आत्महत्या करने के बाद में सॉरी बोल के करोगे क्या? पीहू, जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान इसी में है कि तुम सामना करो। मुझे तुम्हारा कोई भाषण और प्रवचन नहीं सुनना, समझ में आया? देखो, फोन मत काटना। पीहू, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में जो तुम इतनी परेशान हो? वो सब मैं सुसाइड नोट में लिख दूंगी, तुम उसमें पढ़ लेना। हेलो पीहू, काट दिया? मैं संदीप को फोन करता हूँ। हाँ सर। हाँ, तुम्हारे पास पीयू का कोई दूसरा नंबर है? नहीं सर। तुम्हारी बाबा या मासी माँ से बात हुई? बाबा को कॉल किया था लेकिन उनका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। माँ को मैंने बहुत कॉल किए लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद बिजी है। माशिमा के एरिया में नया है तो यहाँ लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है। बेटा तुम्हार प्रथम भूल, इसीलिए माफ कर रही हूँ। दोबारा माफी नहीं मिलेगी, बुझले? सॉरी, गलती हो गई। दीदी बोल, पैर छू और निकल यहाँ से। सॉरी दीदी, गलती हो गई। दोबारा कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। मैं इस काम के लिए पैसे नहीं लेती, मैं यहाँ तेरी बेटी के लिए आई हूँ। हाँ, तेरा मकान खाली करवाया था ना, उसके पैसे राकाल को दे देना। थैंक यू मासी माँ। ना ठीक अच्छी, चाहे कुछ भी हो जाए कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। अम्मी अच्छी। सर भवानीपुर का यही लोकेशन तो ट्रैक हुआ था, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा दोस्त या रिश्तेदार रहता है इस एरिया में? हाँ सर, पीयू का ससुराल था यहाँ। क्या? पीयू शादीशुदा? संदीप के इतने मिस कॉल? हेलो माँ, कब से कॉल कर रहा हूँ। की हो इसे? माँ, पुलिस आई है, कह रही है पीयू आत्महत्या करने वाली है। क्या? तुम्हें कोথায়? मैं पुलिस के साथ पीयू को ढूंढने निकला हूँ। पुलिस क्या ढूंढेगी? बच्ची हमारी है, हम ढूंढेंगे। तुम्हें ताड़ाताड़ी घोरे ऐशो। हेलो सर, माँ का कॉल आया था, घर बुला रही है। ठीक है, गाड़ी रोको। गाड़ी साइड पे रखो। तुम संदीप के साथ उसके साथ जाओ और मैं जो है पीयू के ससुराल जाकर पूछताछ करता हूँ। हाँ सर, मेरी पीहू से 3 साल पहले शादी हुई थी। माशिमा के यहाँ से रिश्ता आया था, कौन ना कर सकता है। कुछ आइडिया वो कहाँ पर होगी इस वक्त? पता नहीं सर। कोई करीबी जिसके पास वो गई हो? गुरुजी रोज हमारे घर पे आया करते थे और अब दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। फिर अचानक एक दिन पीहू कहीं चली गई। किसके साथ चली गई? पक्का कुछ पता नहीं है, पर शायद गुरुजी के साथ। पीहू तो कई महीनों से इसी शहर में थी, आपने उससे मिलने की कोशिश नहीं की? माशिमा की बेटी है, वो चाहे जहाँ रहे, जहाँ दिल करे जाए, उससे सवाल कौन करेगा। मैंने तो वैसे भी उसे लीगली डाइवोर्स दे दिया था। अब आप कह रहे हैं कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने दूसरी शादी कर ली थी। बालीगंज के शोभिक मजूमदार के साथ शादी की है। शोभिक मजूमदार?
की सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। लेकिन सही समय पर सही तरीके से मौत आए तो ही जिंदगी का सफर सुकून से पूरा करने का एहसास होता है। पर बेवक्त आई मौत किसी गुनाह का नतीजा हो तो दिल से उठने वाली पीड़ा अंदर तक कचोटती है। और अगर कोई बेवक्त अपनी मौत का सामान जुटा रहा हो, आत्महत्या का प्रयास कर रहा हो, तो सोचिए वो किस मानसिक दौर से गुजर रहा होगा। लेकिन याद रखें, आत्महत्या गलत है। ये एक तरह का एस्केपिज्म है और कानूनन जुर्म भी है। पीहू को आत्महत्या करने से रोकने में कोलकाता पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही थी। इट वॉज अ रेस अगेंस्ट टाइम। एक तरफ किसी के सर पर मौत मंडरा रही थी तो दूसरी तरफ पीहू खुद अपनी मौत को गले लगाने की ठान बैठी थी। क्या पुलिस पीहू और उस अनजान लड़के की जान बचा पाएगी? और वो कौन था जो मौत की कगार पर खड़ा था? उसका पीहू से क्या रिश्ता था? पीहू के साथ मेरी शादी हुई थी। क्या आपको पता था कि वो अपने पहले पति को छोड़कर भागी? उसके बाद उन्होंने डिवोर्स लिया? मैंने कभी भी इन बातों की कोई परवाह नहीं की और ना ही कभी उसकी पिछली जिंदगी में झांकने की कोशिश की। सर, जिंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही थी। फिर एक दिन शौविक, अगर तुम्हें डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या तुम भी यही चाहती हो? ए शौविक, मेरी बेटी को डिवोर्स चाहिए और तू देगा, वरना तुझे मार के मैं तेरा अंगूठा खुद लगा दूंगी इस पेपर पर। साइन कर। सर, पीहू किसी बहुत बड़ी मजबूरी में है। शायद उसकी जिंदगी खतरे में है। प्लीज सेव हर, उसे बचा लीजिए सर। ठीक है, अगर वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो हमें इन्फॉर्म करिए। तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुंची? चल से क्या खाक ढूंढोगे उसे? राखाल, जी मासी माँ। अपने आदमियों को लेकर जाओ और पीहू को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जिंदा और सही सलामत। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगी। जी चलो। सर, पीहू का फोन ऑन हो गया। जल्दी से उसे फोन लगा। देर तक बात करते रहना ताकि हम उसका फोन जो है ट्रैक कर सकें। हेलो पीहू, देखो फोन मत काटना, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है। देखो, तुमने बहुत कुछ झेला है लाइफ में। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का टूट गया होता, पर तुमने अब तक अपने आप को संभाल के रखा है। देखो, तुम मुझसे बात करो। मेरा काम ही है लोगों को सुसाइड करने से रोकना, और आज अगर तुमने हिम्मत दिखा दी तो तुम उन लोगों के लिए प्रेरणा बनोगी जो सुसाइड करने के बारे में सोचते भी हैं। प्लीज हेल्प मी पीहू। लोग मेरी बात सुनकर आत्महत्या करने से रुक जाएंगे। यू श्योर? हाँ, हेल्प मी प्लीज पीहू। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आत्महत्या करने का प्लान चेंज कर दूंगी। पूछो, जो पूछना है सब पूछो, सिवाय मेरे लोकेशन के। पीहू, तुम्हारी बातों से तो तुम मुझे काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की लगती हो ना? तुम बचपन से काफी समझदार। ये सब जान के आपको आपके काम में कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक ये ऐसे नहीं मानने वाली। इसके हम पे चोट पहुंचानी पड़ेगी सर। अच्छा पीहू, तुमने 2 शादियां की थी ना? पहली शादी के बाद में तुम अचानक से कहीं गायब हो गई थी। हाँ, तो किसके साथ थी? कहाँ थी? कहाँ गुल खिला रही थी पीहू? सब कुछ मुझसे ही पूछ लेंगी तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगी? बेहतर है आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। हेलो, काट दिया। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उमर इसी एरिया में। रुक, तेरा नाम उमर है? घूर क्या रहा है? पीहू कहां पर है, किसके साथ है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? बोल क्यों नहीं रहा? बोल। साहब, ये बोल नहीं सकता। उमर, पीहू की जान को खतरा है। वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी परवाह है ना तो तुम हमें बताओगे कि वो कहां पर है और किसके साथ। हमें लिख के बताओ। इसलिए उसने अपने सारे गहने मुझे दे दिए और चिट्ठी में बस सॉरी लिखा। मैं मासी माँ के लिए काम करता था। उमर। जी मासी माँ। आज पीहू की परीक्षा है, उसे कॉलेज ले जा। जी मासी। परीक्षा होने तक वहीं रुक और फिर उसे वापस लेकर आ। खूब अच्छे से पेपर लिखना। तैयारी है ना? या बिठाऊं किसी टीचर को परीक्षा लिखने? ना माँ, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। मैं अपना एग्जाम लिख लूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
अरे माँ, मैं तो अपना हॉल टिकट ही भूल गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं ले आता हूँ। पर थोड़ी देर बची है, कैसे? अरे मैं जल्दी ले आऊँगा। हाय पीयू। कौन था वो हैंडसम? यार मैं अपना हॉल टिकट भूल गई हूँ, और तुम दोनों भी ना। कुछ नहीं, बस कितना खून बह रहा है। तुम अभी डॉक्टर के पास चलो। आपकी परीक्षा का टाइम हो गया, आप अंदर जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पीहू को मेरी कंपनी, मेरी बातें अच्छी लगने लगी। हम साथ वक्त बिताने लगे। कहीं चले? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पर वो मासी माँ की बेटी थी, उससे दूरी बनाए रखना भी जरूरी था। पीहू, तुम कुछ कहना चाहती थी? बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये बात तुमसे कह दूं। मैं भी सोच रहा था क्या देना चाहिए। क्या? पीहू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पीहू। आई लव यू। माँ, चलो जल्दी। माँ। रखाल, मासी माँ। जिस गंदी जबान से इसने मेरी बेटी का नाम लिया है, वो जबान काट दे। मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ। हादसे के बाद मेरा पीहू से कोई ताल्लुक नहीं रहा। माँ, प्लीज रोक लो। की करबो? फोन बंद करके बैठी है वो। पीयू दीदी का कौन नंबर है मेरे पास? एक्सक्यूज मी, पीयू का दूसरा नंबर दो। सर, पीहू का और एक नंबर है सर। हेलो पीयू दीदी, कहाँ हो आप? ये सब क्या कर रहे हो आप? कुहू, मैं थक चुकी हूँ, मुझे अब नहीं जीना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप दीदी? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? सब ठीक हो गया है, बिलीव मी। नहीं कुहू, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी किस्मत ही खराब है। और अब मैं अपनी इस खराब किस्मत को जिंदा रहकर और नहीं आजमा सकती। नहीं कुहू दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। कुहू दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। जय हिंद सर, बारोहीपुर में मोबाइल लोकेट हुआ है। हम बारुईपुर थाने के लिए निकलते हैं। तुम बारुईपुर थाने को सारी डिटेल्स भेज और एग्जैक्ट लोकेशन पता चलते ही हमें इन्फॉर्म करो, उन्हें भी इन्फॉर्म करो। ओके सर। शीला, पीयू के नए नंबर में दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो पीहू, फोन मत काटना प्लीज। पीहू प्लीज। बोलो। देखो पीहू, तुम एक मैच्योर लड़की हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे दोस्तों को, सभी को इफेक्ट करती है। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली खुश होगी वहां पर? पीहू, तुम समझदार लड़की हो, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देना चाहती, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इंसान की जिंदगी अकेली उसकी नहीं होती, उससे और भी लोग जुड़े होते हैं। उनका सोचो पीहू। उनका सोचकर ही तो अब तक जी रही थी, लेकिन अब खुद के लिए मरना चाहती हूँ। डोंट बी स्टूपिड, ग्रो अप नाउ। तुम एक मैच्योर लड़की हो। इस मैच्योरिटी की बहुत कीमत चुकाई है मैंने, लेकिन अब बस। अब सब आराम से, शांति से सब खत्म करने का वक्त आ गया है, तो क्यों ना इसे शांति से खत्म किया जाए। पीयू का एग्जैक्ट लोकेशन मिला? नहीं सर, पर सर एक बात पक्की है, पीहू का मोबाइल बारोहीपुर के बाहरी एरिया में है। ठीक है, ट्रैक करते रहो। जी सर, तुम पीयू की फैमिली को लेकर बारुईपुर आ जाओ, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी हमें पीयू को बचाने के लिए। ओके, सबको लेके आना। देखिए, आप सबको बारुईपुर चलना होगा, किंतु अपना हस्बैंड को था, घर में इतना कुछ चल रहा है और वो है ही नहीं कहीं। उन्हें काम से फुर्सत नहीं है, अभी भी ऑफिस में ही होंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, शायद इसीलिए उनका फोन ऑफ है। आज भी संडे के दिन? संडे मंडे उनके लिए कुछ भी नहीं है। खैर, रास्ते में ही उनका ऑफिस पड़ता है साइंस सिटी के पास, उन्हें वहीं से ले लेंगे। एक मिनट सर, पीयू के पापा का ऑफिस साइंस सिटी के पास ही है। साइंस सिटी हमारे रास्ते पे पड़ेगा, हम लोग वहीं मिलते हैं, फिर साथ में चलेंगे।
तरुण अपने कैबिन में होंगे। बाबा तरुण, आप लोग देखिए आप लोग प्लीज पीछे हटिए, प्लीज प्लीज। लोगों के फिंगरप्रिंट्स लग गए बॉडी पे, लेके जाओ बाहर, लेके जाओ बाहर। और ऑफिस में देखो कोई है कि नहीं है, प्लीज। तरुण ने सुसाइड नहीं किया है, तरुण को किसी ने गोली मारी है। बारुईपुर कैनिंग हाईवे पर पीहू का फोन लोकेट हुआ है सर। वहाँ के लोकल पुलिस का कहना है कि ये काफी रिहायशी इलाका है, सैकड़ों मकान है सर यहाँ पे। अब पीहू कौन से घर में है, कैसे ढूंढेंगे? आई एम श्योर वो किसी फैमिली के साथ तो होगी नहीं, क्योंकि कोई भी फैमिली दिन दहाड़े किसी को ऐसे सुसाइड करने देगी नहीं। या तो वो एक ऐसे घर में है जो कोई सुनसान एरिया में, या फिर ऐसा घर जो पहले से ही खाली हो, जिसमें कोई रहता ना हो। हमें ऐसे घर को ढूंढना होगा। देखिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। एक जान ऑलरेडी जा चुकी है, दूसरी जान बचानी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बड़ा सवाल उठा कि क्या तरुण की मौत का पीहू के आत्महत्या के प्रयास से कोई ताल्लुक है, या तरुण बिजनेस राइवलरी का शिकार बना है। सवाल बहुत से थे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे थे। उस पर परेशानी ये कि जवाब ढूंढने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि कोलकाता पुलिस को तरुण की मौत के रहस्य पर से पर्दा उठाने के पहले पीहू को आत्महत्या करने से रोकना था। रात गहराने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि वक्त की रफ्तार पुलिस की कोशिशों से बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। प्लीज आप सुसाइड मत कीजिए मेरे खातिर। आपके बगैर मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरा रहेगा कौन? हेलो पीहू, तुम्हारी बहन सच कह रही है, तुम दोनों वाकई अनाथ हो चुके हो। तुम्हारे पिता की लाश मिली है उनके ही ऑफिस में। क्यों? शायद किसी ने उनका कत्ल कर दिया। काट दिया सर। क्या रिएक्शन था? सर पिता की मौत के बारे में सुन के पीहू का दो ही तरीके का रिएक्शन हो सकता है सर। एक, या तो वो शॉक में चली जाए और एक ही झटके में खुद को खत्म कर लेगी। दूसरा, कुछ ही देर के लिए सही सर, पर वो आत्महत्या करने की बात टाल तो देगी और अपने पिता की याद में रोएगी। बस सर यही विंडो है हमारे पास, इसी टाइमिंग में हमें उसे ढूंढना है सर। सर ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरेज ऑफ हैं। साहब को क्या हुआ? तुम कौन हो? जी मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। सीसीटीवी कैमरा क्यों ऑफ है? पता नहीं साहब। तुम्हारी शिफ्ट थी ना? क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारी शिफ्ट थी? जी हाँ। तो ड्यूटी पे क्यों नहीं थे? जी मैं ऑफिस में ही था, मृणाल जी का कॉल आया कि आज तुम छुट्टी ले लो, घर पे आराम करो। साहब मैं घर चला गया था। ये मृणाल कौन है? तरुण का बिजनेस पार्टनर। कुछ गड़बड़ लग रही है, इस मृणाल को बुलाओ ऑफिस के अंदर और उससे पूछताछ करो। हम आगे जाकर जो है पीयू को ढूंढते हैं। ओके सर ये मृणाल जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने ऑफिस से सिक्योरिटी क्यों हटवाई? सिक्योरिटी? वो मैं क्यों हटवाऊंगा? आपके गार्ड ने तो हमें कहा कि आपने ही उसे फोन करके कहा कि छुट्टी लेके घर जा। कहा था कि नहीं? हाँ याद आया। तरुण ने मुझे खुद कॉल करके कहा था कि गार्ड 2 दिन से बीमार चल रहा है, इसको घर जाने दो, रेस्ट करने दो। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि तरुण ऑफिस आने वाला है और आत्महत्या करने वाला है। क्या आत्महत्या? आपको किसने कहा कि तरुण ने आत्महत्या की है? ये पिस्टल तरुण की है, तो मुझे लगा शायद आत्महत्या की होगी। और आत्महत्या की वजह? पिछले कुछ दिनों से तरुण बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था और इसे किडनैप भी किया गया था। किडनैपिंग? हम ग्रुप्स बना के ढूंढेंगे। श्रेया सेन तुम माशिमा के साथ उस तरफ जाके घर में चेक इन करो। इला तुम संदीप के साथ इस तरफ जाना और एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। और कुहू तुम मेरे साथ चलोगे। और एक बात का ध्यान रखना, पीहू के ऊपर आत्महत्या का जुनून सवार है। इसे कोई भी मिलेगा पीहू के साथ प्यार से बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा उससे। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। हेलो, क्या रिपोर्ट है? सर फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट कर ली है। सर एक और बात, ऑफिस में अपनी मृणाल से बात हुई, उसने कहा कि तरुण ने उसे गार्ड को छुट्टी देने के लिए कहा था। अब ये बात तो हम तरुण से कंफर्म नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात बता चाहिए, मृणाल ने कहा कि तरुण की किडनैपिंग हुई थी। एक मिनट, तरुण की किडनैपिंग हुई थी? जी। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश की थी। चलिए पीयू को ढूंढते हैं, जाओ। चल 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 चल। आप लहरी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है कि तरुण की किडनैपिंग के साथ उसके मर्डर जुड़ा हुआ। ये मृणाल कैरेक्टर के बारे में क्या लगता है तुम्हें? सर मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है।
तरुण के मरने का सबसे ज्यादा फायदा बिजनेस पार्टनर होने के नाते मृणाल को ही होगा। ठीक है, मृणाल और उस गार्ड की फिंगरप्रिंट्स जो है पिस्तौल की फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखो और मृणाल की पूरी कुंडली निकालो। ओके सर, बाप की हत्या और फिर बेटी की आत्महत्या करने की कोशिश, इतना सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। इट्स फार फेच, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। चल को बेटा, एक बार फिर से पीहू का फोन नंबर ट्राई करके देखो। क्या हुआ? दीदी का फोन बंद है। ठीक है, चलो आराम से। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ, रिपोर्ट आई सर। पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स ना मृणाल के साथ मैच होते हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और ना ही हमारे डेटाबेस में किसी हिस्ट्री शीटर के साथ मैच होते हैं। सर सेफ्टी साइड हमने तरुण से भी मैच करवा के देख लिए है, लेकिन मैच नहीं होता। लेकिन सर ऑफिस के टेबल पे जो ब्लड के निशान है उसके साथ पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं। क्या? सर मैंने तरुण के कॉल डिटेल्स चेक किए, वो कल रात अराउंड 1 बजे ऑफिस आने से पहले एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पे गया था। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके चलो चलो। पीहू मिली? पीहू कहीं नहीं मिली। अब क्या करेंगे? पानी लेके आ सबके लिए, चलो। एक लीड मिली है सर। हमारी टीम जब पीहू के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी सोशल मीडिया स्टडी कर रही थी, एक नंबर बार बार फ्लैश हो रहा था। किसी अमित के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। वो उसके साथ डेली इन टच थी सर। और सर रजिस्ट्रेशन वो यही इसी एरिया 12वीपुर का है सर। एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? चल। ये वही तो है अमित, जिसकी पीयू से इंटरनेट पे दोस्ती हुई थी। इसे बुरी तरह से मारा गया है, और ये किलर क्या हो सकता है? पीयू, पीयू, पीयू रुक जाओ। वही रुक जाओ। पीहू दारा, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी बेटा। देखो पीहू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिस वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछताऊंगी तो तब ना जब बचूंगी। मुझे मेरी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है, उल्टा नफरत करती हूँ मैं अपनी जिंदगी से। पीयू, 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 पीयू सुन। तुम ऐसे सब खत्म नहीं कर सकती। जितना मेरे बस में है ना वो मैं जरूर करूंगी। अपने आप को विक्टिम समझना एक स्टूपिड किस्म का रोमांटिसिज्म है। मैं किसी भी किस्म के स्टूपिड रोमांटिसिज्म की शिकार नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हिम्मत का काम करो। उन लोगों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की। इस तरह से आत्महत्या करके तुम अपने आप को कमजोर साबित करोगी। मेरे बस में जो था वो मैं कर चुकी हूँ। पीहू आ गई तुम? आ गई। बहुत ज्यादा इंतजार करवाया ना? क्या कर रही हो यार? अब ये क्या है? पीहू पता नहीं क्या कर रही है। जाओ, जाके पता करो। भवानीपुर के मकान में 14/8 में एक लाश टंगी मिलेगी। सर, यह राणा की बॉडी लटकी हुई है। तुमने राणा को क्यों मारा? वो मेरे पति की कमजोरी से अच्छे से वाकिफ था। राणा को पता था कि मेरा पति होमोसेक्सुअल है, इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल करना चाहा, मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब मैंने रोकना चाहा तो उसने मुझे धमकी दी। बस इसीलिए मैंने उसे उसकी दवाई पिला दी। मैं राणा का समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता अभी नहीं रहे। अगर तुम भी आत्महत्या करोगी तो फिर तुम्हारी फैमिली कैसे जिएगी? क्या तुम्हें उनकी परवाह नहीं है? आप एक बार मेरे परिवार वालों की शक्ल देख लीजिए। इनको देख के लगता है कि इन्हें किसी बात का दुख होगा। सब सोचते हैं कि मेरी माँ एक दबंग औरत है। झूठ है। जो औरत
पूरे समाज में अपने आप को हर किसी की रक्षा के लिए जानी जाती है, असल में वो घर में एक सिर्फ गुलाम है। ऐसी दबंगई किस काम की? हाँ, किस काम की जो अपनी बेटी की रक्षा ना कर सके? और ये सब स्वांग रचाने वाला मेरा कमीना बाप था। दुनिया के सामने बहुत भला बनता था, लेकिन अंदर से जानवर था, जो शराब पीकर अपनी बेटी का रेप करता था। मैंने मां से शिकायत की थी, लेकिन इन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया, लेकिन लोक लाज के डर से मेरी शादी करवा दी गई। लेकिन मैं वहां से भाग गई आश्रम, गुरुजी के पास, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। फिर ये लोग मुझे वापस ले आए और फिर मेरी दूसरी शादी करवा दी। सर, लेकिन मेरा बाप, वो मेरे बगैर रह नहीं पा रहा था। उसने मुझे वापस बुला लिया और फिर मेरे साथ वही सिलसिला चालू कर दिया। सोशल मीडिया में मेरी अमित से पहचान हुई, हम दोनों की बातचीत होने लगी, मेल जोल बढ़ा, दोस्ती हुई। उसे मेरे बारे में जैसे ही सब कुछ पता चला, उसने मुझे सहानुभूति दी। फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम दोनों मुंबई भाग जाएंगे, लेकिन मेरे बाप ने मुझे वहां पे भी ढूंढ लिया। मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि अमित अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैंने तय कर लिया कि मैं भी आत्महत्या करूंगी। अगर तुम राणा को मार सकती हो, तो तुम अपने पिता को भी तो मार सकती हो। आखिर वही तो जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत के। मेरा बाप मेरे सामने आता था तो मेरा रोम रोम कांप उठता था। वो एक ऐसा राक्षस था जिसका कोई अंत नहीं, कोई खत्म नहीं कर सकता था उसे। हाँ बोलो। सर, ये पता चला है कि लाहिरी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। सर, आपके भेजे फिंगरप्रिंट्स भी पिस्तौल पे मिले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए हैं। और सीडीआर, उसका लोकेशन और टाइम मैच हो गया है। तुम्हारे कहने के मुताबिक तरुण एक ऐसा राक्षस था जिसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन हमें उसके कातिल का पता चल चुका है। फिर जब हमें तरुण की लाश मिली तो सब लोग तरुण की लाश की तरफ भागे थे, लेकिन उनमें से एक शख्स था जिसके हाथों में खून के धब्बे थे। हमें वो खून के धब्बे, जब हमने वो फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए तो वो फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल की फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए, और साथ में ही मोबाइल लोकेशन भी। किसने मारा मेरे बाप को? तुम बताओगी या मैं बताऊं को? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अपने नानी के घर बरसात में पढ़ाई कर रही थी, बाबा मुझे अपने साथ लेकर गए ऑफिस। उस दिन मैंने उनका असली रूप देखा। वो शराब पीकर जानवर बन जाते थे। नहीं बाबा, अब क्या कर रहे हैं आप ये? नहीं बाबा, बाबा प्लीज, बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। काम है बाबा प्लीज। बाबा मेरे पास मत आना। तुम अपने बाबा को नहीं मार सकती। काम चु बाबा। नहीं। वो तुमने ये क्या किया? मगर आपको मुझ पे शक कैसे हुआ? जब हम पीयू को ढूंढने के लिए निकले थे तब तुम्हें ठोकर लगी थी, याद है? तब मैंने तुम्हें संभाला था। उस वक्त मैंने तुम्हारे हाथ पर ये निशान देख लिए थे और तभी मुझे शक हो गया। दो, इसलिए पानी पीने के बहाने मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान फॉरेंसिक में भिजवाए और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए। तुम बार बार एक ही बात कह रही थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो आप सुसाइड क्यों कर रही हैं? सब कुछ ठीक हो गया है मतलब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारे फादर, वो मर चुके। यही मैसेज तुम अपनी दीदी को पहुंचाना चाह रही थी, राइट? एक मिनट सर। एक टीनेज लड़की को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जुवेनाइल सेंटर में जाना पड़ा, क्योंकि हालातों ने उसे अपने ही पिता का कातिल बना दिया। जो पिता हमें सुरक्षा देता है, जिसके साथ हम बेफिक्र होकर सुकून की सांस लेते हैं, वही पिता जब अत्याचार करने लगता है तो ऐसे में परिवार के बाकी सदस्यों का फर्ज बनता है कि वो पीड़ित की रक्षा करें।
समाज का फर्ज होता है कि पीड़ित को तुरंत सबके सामने सच्चाई लाके न्याय मांगने का विश्वास और अधिकार दे। लेकिन पीहू और कुहू के परिवार और उनके आसपास का समाज अपना फर्ज निभाने में नाकामयाब रहा, जिसकी वजह से पीहू को मजबूरन आत्महत्या का फैसला करना पड़ा और छोटी बहन कुहू को विवश होके अपने क्रूर और बलात्कारी पिता की हत्या करनी पड़ी। बड़ी बेटी पे हो रहे अत्याचार की खबर माँ को थी, लेकिन वो अपने पति के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। पीहू ने भी अत्याचार के खिलाफ कदम उठाने की जगह उसे अपना दुर्भाग्य मान के स्वीकार कर लिया और अपने बलात्कारी पिता के सामने समर्पण कर दिया। माँ की चुप्पी और बड़ी बहन के समर्पण का भुगतान छोटी बहन के मासूम बचपन को करना पड़ा। कानून जरूर उसके साथ सहानुभूति का बर्ताव करेगा। आखिर कुहू ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पिता की हत्या की थी। लेकिन एक महिला और एक माँ होने की हैसियत से मैं सोच के ही कांप उठती हूँ कि उसके बाल मन और मस्तिष्क पर क्या गुजरी होगी जब से ये सच्चाई पता चली होगी कि उसका पिता उसकी बड़ी बहन का इतने सालों से बलात्कार कर रहा था और अब वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। ईश्वर किसी को भी ये दिन न दिखलाए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कहीं भी कोई अपराध होते देख चुप न बैठें, आवाज जरूर उठाएं और साथ ही अपने परिवार में सबकी अहमियत को समझें और खासकर अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का अवसर दें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।